क्या हो अगर मैं कहूं कि हर महान साम्राज्य एक धमाके से नहीं बल्कि एक प्रिंट से गिरता है। एक गोली नहीं, एक क्रांति नहीं, बल्कि अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों से भरे एक कमरे में लिया गया एक शांत फैसला जो अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने के लिए सहमत होते हैं। ये अच्छे इरादों से शुरू होता है, नौकरियां, विकास, समृद्धि, लेकिन अराजकता में खत्म होता है जहां पैसा मतलब खो देता है, बचत गायब हो जाती है और लोग नकदी के बदले रोटी खरीदने के लिए भागते हैं इससे पहले कि कीमतें हर मिनट बदल जाएं। ये वो कहानी है जब कर्ज डायनामाइट बन जाता है और फ्यूज को कहते हैं महामहंगाई। आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और आपके लिए अभी कौन सा समय है। ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि ये कम्युनिटी कितनी ग्लोबल है, और अगर आप ये समझने का आनंद लेते हैं कि ताकत और पैसा आपके रहने वाली दुनिया को कैसे आकार देते हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं उसे ज़्यादातर अर्थशास्त्र की टेक्स्ट बुक से मिटा दिया गया है। चलिए एक सच्चाई से शुरू करते हैं। हर महामहंगाई एक कर्ज की समस्या के रूप में शुरू होती है। सरकारें उनके कमाने से ज़्यादा खर्च करने के लिए उधार लेती हैं। पहले ये मैनेजेबल होता है, बॉन्ड बेचे जाते हैं, निवेशक देते हैं, टैक्स बाकी कवर करते हैं। लेकिन फिर वो पल आता है जब कर्ज चुकाने के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, जब ब्याज खुद बजट को खा जाता है, तब प्रिंटिंग प्रेस ही एकमात्र रास्ता बचता है। लॉजिक हमेशा एक जैसा होता है, हम आज प्रिंट करेंगे और कर ठीक कर लेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। सबसे कुख्यात उदाहरणों में से एक है वायमार जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जर्मनी पर भारी मुआवजे का बोझ था। युद्ध के लिए एक आर्थिक सजा। देश सोने में भुगतान नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पहले धीरे धीरे फिर एक साथ मार्क प्रिंट करना शुरू कर दिया। 1930 तक कीमतें हर कुछ घंटों में दोगुनी हो रही थी। शिक्षकों को दिन में 2 बार भुगतान किया जाता था ताकि वे कीमत बदलने से पहले किराने का सामान खरीदने के लिए भाग सकें। लोग बैंकनोट को वॉलपेपर या जलावन के रूप में इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये लकड़ी से सस्ता था। नकदी से भरी एक व्हील बेरो मुश्किल से एक पाव रोटी खरीद पाती थी, और मध्य वर्ग जो कभी समाज की रीढ़ था रातों रात मिट गया। वायमार में जो हुआ वो रैंडम नहीं था, ये एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न का पालन करता था। चरण 1 है अत्यधिक सरकारी उधारी। चरण 2 घाटे को वित्त देने के लिए केंद्रीय बैंक पर निर्भरता। चरण 3 मुद्रा में विश्वास का पतन। एक बार जनता को एहसास हो जाता है कि पैसा मूल्य खो रहा है, वे बचत करना बंद कर देते हैं, वे तेजी से खर्च करते हैं, जो महंगाई को तेज करता है। यही वो समय है जब कर्ज एक टूल से डायनामाइट में बदल जाता है, क्योंकि सरकार के भविष्य में भुगतान के वादे बेकार हो जाते हैं जब भविष्य का खुद अवमूल्यन हो जाता है। और यहाँ है डार्क ट्विस्ट, महंगाई सिर्फ एक आर्थिक विफलता नहीं है, ये एक राजनीतिक हथियार है। जब पैसा मरता है, ताकत स्थानांतरित होती है। जर्मनी में 1923 की अराजकता ने चरमपंथियों के लिए रास्ता साफ किया, जिन्होंने आज़ादी के बदले में व्यवस्था का वादा किया। आर्थिक पतन ने सिर्फ बटुए खाली नहीं किए, इसने लोकतंत्र में विश्वास तोड़ दिया। महंगाई ने नागरिकों को सटोरियों में, पड़ोसियों को प्रतिद्वंद्वियों में और सच्चाई को प्रचार में बदल दिया। एक बार जब आप पैसे को नष्ट कर देते हैं तो आप सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये प्राचीन इतिहास नहीं है। यही पैटर्न 1990 के दशक में यूगोस्लाविया में दोहराया गया। जैसे जैसे देश टूटा, उसकी केंद्र सरकार ने युद्ध के प्रयासों और विफल राज्य कार्यक्रमों को वित्त देने के लिए पैसा छापना जारी रखा। 1992 और 1994 के बीच महंगाई 5 क्वाड्रिलियन प्रतिशत तक पहुंच गई। कीमतें हर 34 घंटे में दोगुनी हो रही थी। कर्मचारियों को दिनारों की व्हील बेरों में भुगतान किया जाता था। सुपरमार्केट ने सामानों पर लेबल लगाना बंद कर दिया। ये बेमतलब था। और फिर परिणाम सिर्फ गरीबी नहीं था, ये विघटन था। पूरे के पूरे क्षेत्र अलग हो गए। मुद्रा का पतन राष्ट्रीय पतन बन गया। दोनों मामलों में कर्ज चींदारी था, प्रिंटिंग फ्यूज थी और विश्वास विस्फोटक था। क्योंकि पैसा तभी मूल्यवान होता है जब लोग उस पर विश्वास करते हैं। जिस पल वे रुकते हैं, जब वे इसे सामान, सोना या विदेशी मुद्रा के लिए बदलने के लिए भागते हैं, सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। अब यहाँ है सुविधाजनक सवाल, क्या ये फिर से हो सकता है? ज्यादातर अर्थशास्त्री आपको ना कहेंगे कि आज के केंद्रीय बैंक चालाक, अधिक स्वतंत्र और बेहतर टूल्स वाले हैं। लेकिन चारों ओर देखो, ग्लोबल डेट 315 खरब डॉलर से अधिक हो गया है। ये ग्लोबल जीडीपी के 330% से अधिक है। सरकारें पिछले उधार पर ब्याज चुकाने के लिए उधार ले रही हैं, और जब संकट आता है
तो वही प्लेबुक दोहराती है। और प्रिंट करो और खर्च करो, बाद में विकास की उम्मीद करो। क्यूज लंबी है लेकिन अभी भी जल रही है। महंगाई सिर्फ बढ़ती कीमतों के बारे में नहीं है, ये विश्वास के क्षरण के बारे में है। एक बार समाज अपने पैसे में विश्वास खो देता है, उस पैसे पर बनी हर चीज, कॉन्ट्रैक्ट, पेंशन, बचत टूटने लगती है। गरीब पहले पीड़ित होते हैं, फिर मध्य वर्ग और अमीर आखिर में। लेकिन अमीर भी गिरती मुद्रा से नहीं बच सकते। जब मूल्य की इकाई खुद अर्थहीन हो जाती है तो हर कोई हारता है, सिवाय उनके जो वास्तविक संपत्ति नियंत्रित करते हैं। यहाँ गहरी सूझ है जो ज्यादातर लोग याद करते हैं। पैसा छापना एक राष्ट्र को अमीर नहीं बनाता, ये सिर्फ संपदा का पुनर्वितरण करता है जो नया पैसा पहले प्राप्त करते हैं। बैंक, सरकारी ठेकेदार, संपत्ति मालिक सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। जब तक वो पैसा आम लोगों तक पहुंचता है, कीमतें पहले ही बढ़ चुकी होती हैं। ये एक चुपचाप कर है जो हर पेचेक और किराने के बिल में छिपा होता है। अर्थशास्त्री इसे कैंटिलोनी इफेक्ट कहते हैं, लेकिन आप इसे हर बार महसूस करते हैं जब आपकी मजदूरी किराए के साथ नहीं बढ़ पाती। तो जब कोई सरकार कहती है कि वो अर्थव्यवस्था को उत्तेजित कर रही है, याद रखें कि वो मूल्य नहीं बना रही बल्कि उसका पुनर्वितरण कर रही है। और जब वे इसे ज्यादा कर देते हैं तो पुनर्वितरण विनाशकारी हो जाता है। तब महंगाई सिर्फ एक लक्षण नहीं बल्कि एक रीसेट बन जाती है। मुद्रा को खुद नष्ट करके कर्ज मिटाना। सबक सरल लेकिन क्रूर है। आप समृद्धि नहीं छाप सकते, आप इसे उधार ले सकते हैं, नकली बना सकते हैं या दर्द में देरी कर सकते हैं। लेकिन हिसाब किताब हमेशा आता है, कभी धीरे धीरे, कभी रातों रात, लेकिन हमेशा अनिवार्य रूप से। क्योंकि जब कर्ज डायनामाइट बन जाता है तो ये विस्फोट से पहले कभी चेतावनी नहीं देता। महंगाई हमेशा चुपचाप शुरू होता है। यहाँ एक छोटा राजकोषीय घाटा, वहाँ एक अस्थायी खैरात। राजनीतिज्ञ नागरिकों को आश्वस्त करते हैं कि पैसा छापना एक अल्पकालिक समाधान है। वे कहते हैं कि ये नौकरियां पैदा करेगा, मांग को उत्तेजित करेगा और विकास को बढ़ावा देगा। कुछ समय के लिए ये काम भी करता दिखता है। कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं, मजदूरी बराबरी कर लेती है और लोग अमीर महसूस करते हैं। लेकिन भ्रम के पीछे सरकार विश्वसनीयता जला रही होती है। एक बार जनता को एहसास हो जाता है कि मुद्रा आपूर्ति वास्तविक अर्थव्यवस्था से तेजी से बढ़ रही है, विश्वास ढह जाता है। यही वो क्षण है जब अर्थशास्त्र मनोवैज्ञानिक हो जाता है। महंगाई एक नंबर नहीं रह जाती बल्कि एक मानसिकता बन जाती है। 1946 के हंगरी को लें, जो इतिहास में दर्ज सबसे खराब महंगाई का घर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश बर्बाद था, सरकार पर भारी युद्ध कर्ज था, बर्बाद बुनियादी ढांचा था और मुआवजे देने थे। उत्पादक अर्थव्यवस्था न बची थी तो उसने प्रिंटिंग प्रेस का रुख किया। कीमतें हर 15 घंटे में दोगुनी होने लगी। चरम पर एक पेंगो धूल से भी कम मूल्य का हो गया। सरकार ने इसे ठीक करने की कोशिश की, एक नया नोट लाकर, पेनो, जो महंगाई से जुड़ा था, लेकिन वो भी विफल रहा। लोगों ने मुद्रा को पूरी तरह से लेना बंद कर दिया। बाजारों ने बाटर पर स्विच कर लिया। श्रमिकों को रोज भुगतान किया जाता था, कभी कभी पैसे के बजाय सामान में। जब तक हंगरी ने पेंगो को 1 फोरिट से बदला, एक्सचेंज दर 1 फोरिट से 400 ऑक्टिलियन पेंगो हो गई थी। पुरानी मुद्रा लोगों के गिनने से तेज बेकार हो गई थी। महंगाई समय को मार देता है। एक सामान्य अर्थव्यवस्था में पैसा आपको भविष्य के लिए बचत करने देता है। एक महंगाई वाली अर्थव्यवस्था में भविष्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हर दिन आपकी नकदी का मूल्य खोने से पहले खर्च करने की होड़ बन जाती है। जितना देर आप इसे रखते हैं उतना करीब होते जाते हैं। विश्वास का ये टूटना संपत्ति से अधिक नष्ट करता है। ये सहयोग को खत्म कर देता है। लोग उधार देना, निवेश करना, विश्वास करना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि महंगाई सुधार के साथ नहीं बल्कि रीसेट के साथ समाप्त होता है। यही कहानी 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में सामने आई, जब रॉबर्ट मुगाबे की सरकार ने खेतों पर कब्जा किया। खाद्य उत्पादन ढह गया। सैनिकों और नौकरशाहों को भुगतान करने के लिए केंद्रीय बैंक ने पैसा छापा। 1908 में महंगाई 29 अरब 6 करोड़ प्रतिशत तक पहुंच गई। कीमतें हर 24 घंटे में दोगुनी हो रही थीं। सरकार ने बेतों के मूल्य वर्ग में नोट जारी किए, 100 खरब। फिर भी वे ब्लैक बस टिकट नहीं खरीद सकते थे। आखिरकार जिम्बाब्वे ने अपनी मुद्रा को पूरी तरह छोड़ दिया और अमेरिकी डॉलर और दक्षिण अफ्रीकी रैंड पर स्विच कर लिया। सालों तक देश के पास कोई राष्ट्रीय मुद्रा नहीं थी। उसने जीवित रहने के लिए मौद्रिक संप्रभुता त्याग दी थी।
महामहंगाई सिर्फ कागज के नोटों के बारे में नहीं है, ये विश्वास के लेवरेज के बारे में है। हर आधुनिक अर्थव्यवस्था विश्वास पर चलती है कि कल का डॉलर आज के डॉलर के लगभग बराबर मूल्य का होगा। एक बार ये विश्वास टूट जाता है, अर्थव्यवस्था काम करना बंद कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट विफल होते हैं, पेंशन गायब हो जाती है, बैंक फ्रीज हो जाते हैं, अमीर संपत्ति विदेश ले जाते हैं, गरीब जरूरत का सामान जमा करते हैं। समाज दो समूहों में टूट जाता है, कठोर संपत्ति वाले और मरते कागज वाले। आज का खतरा ये है कि अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने पेट युग में कभी इस परीक्षा का सामना नहीं किया है। स्वर्ण मानक के अंत के बाद से मुद्राएं धातु द्वारा नहीं बल्कि विश्वसनीयता द्वारा समर्थित होती हैं। केंद्रीय बैंक भौतिक सीमा के बिना पैसा जारी करते हैं। उनकी एकमात्र रुकावट राजनीतिक इच्छा शक्ति है। यह आधुनिक महंगाई चक्रों को और सूक्ष्म और अधिक खतरनाक बनाता है। सचमुच नकदी छापने के बजाय सरकारें अब मुद्रा सुलभता, बॉन्ड खरीद और घाटे के वित्तपोषण का उपयोग करती हैं। मैकेनिज्म डिजिटल है लेकिन प्रभाव वही है, उत्पादन से तेजी से पैसे का विस्तार। 2008 के बाद अमेरिका पर विचार करें। वित्तीय प्रणाली को बचाने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरबों डॉलर बनाए। ब्याज दरें शून्य के पास गिर गईं, संपत्ति की कीमतें आसमान छूने लगी, शेयर, रियल एस्टेट और कॉरपोरेट बॉन्ड का मूल्य फूल गया। कुछ समय के लिए उपभोक्ता कीमतें स्थिर रहीं। अर्थशास्त्रियों ने जीत का ऐलान कर दिया, लेकिन समय के साथ पैसे की बाढ़ सामान और सेवाओं में लीक होने लगी। 2021 तक महंगाई 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। एक बार फिर कर्ज को मुद्रीकृत किया गया था और आम लोगों ने उच्च जीवन यापन लागत के माध्यम से भुगतान किया। नियंत्रित महंगाई और महामहंगाई के बीच अंतर कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट है। जब तक नागरिक केंद्रीय बैंकों पर समय पर रुकने का विश्वास करते हैं, सिस्टम टिका रहता है। एक बार उन्हें शक हो जाता है कि अधिकारियों ने नियंत्रण खो दिया है, वेलोसिटी बढ़ती है, पैसा तेजी से हाथ बदलता है, और एक बार वेलोसिटी तेज हो जाती है, ये स्वयं को सुदृढ़ करने वाली बन जाती है। इसलिए महामहंगाई को रोकना इतना कठिन है। भले ही सरकार खर्च काटे या दरें बढ़ाए, जनता कीमतों के बढ़ने की अपेक्षा करती रहती है। मनोविज्ञान नीति से आगे निकल जाता है। अर्थशास्त्री अक्सर सॉफ्ट लैंडिंग की बात करते हैं। इतिहास में कोई नहीं है जब देश एक निश्चित सीमा पार कर जाते हैं, आमतौर पर जब घाटा खर्च के 20% से अधिक हो जाता है या जब मुद्रा आपूर्ति वृद्धि उत्पादन से तिगुने अंकों से आगे निकल जाती है, तब उल्टाव लगभग असंभव होते हैं। उस स्तर पर महंगाई अब नियमों का जवाब नहीं देती, ये डर का पालन करती है। महामहंगाई को वायमार जर्मनी जैसा नहीं दिखना चाहिए। ये संपत्ति महंगाई के रूप में भी प्रकट हो सकता है, जहां आवास, शेयर और कला की कीमतें मजदूरी से कहीं तेजी से बढ़ती हैं। उस अर्थ में आधुनिक अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से पहले से ही महामहंगाई से ग्रस्त हैं। अंतर वितरण में है। रोटी के बजाय ये इमारतें हैं, मजदूरी के बजाय ये पोर्टफोलियो हैं, लेकिन प्रभाव समान है। संपदा केंद्रित होती है, कर्ज फूलता है और सामाजिक स्थिरता क्षीण होती है। त्रासदी ये है कि अधिकांश नागरिक कभी नहीं समझ पाते कि उनकी सरकार ने संकट कैसे बनाया। वे बढ़ती कीमतें देखते हैं, नीति विफलता नहीं। नेता लालची कॉरपोरेशन या वैश्विक झटकों को दोष देते हैं। मूल कारण प्रिंटिंग के माध्यम से मुद्रीकृत अत्यधिक कर्ज से बचते हैं। हर महामहंगाई राजनीतिक कायरता से पैदा होता है। मतदाताओं को ये बताने से इनकार कि बिल आ चुके हैं। एक नैतिक आयाम भी है। महंगाई जिम्मेदारी को दंडित करती है। बचतकर्ता हारते हैं, कर्जदार जीतते हैं। जो आगे की योजना बनाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, जबकि सटोरिये फलते फूलते हैं। समय के साथ ये समाज को दोबारा ताड़ देता है। लोग आर्थिक सख्ती छोड़ देते हैं, वे अल्पकालिक लाभ का पीछा करते हैं। भ्रष्टाचार फैलता है। एक राष्ट्र जो अपनी मुद्रा पर भरोसा नहीं कर सकता, वो खुद पर भरोसा नहीं कर सकता। अंतिम चरण मुद्रा प्रतिस्थापन होता है। नागरिक स्थानीय पैसे से भागते हैं और कुछ स्थिर अपनाते हैं। अर्जेंटीना में लोग डॉलर में बचत करते हैं। लेबनान में वे सोने में व्यापार करते हैं। वेनेजुएला में वे क्रिप्टोकरेंसी या बार्टर का उपयोग करते हैं। जब ऐसा होता है, सरकार नियंत्रण खो देती है, टैक्स सिकुड़ते हैं, आयात गायब होते हैं और ब्लैक मार्केट हावी हो जाते हैं। औपचारिक अर्थव्यवस्था मर जाती है, जिसकी जगह सर्वाइवल नेटवर्क ले लेते हैं। यही कारण है कि महामहंगाई चार्ट पर संख्याओं से अधिक है। ये सभ्यता के सबसे बुनियादी समझौते का पतन है। ये वादा कि आज का मूल्य कल के मूल्य के बराबर है। एक बार ये वादा टूट जाता है, फिर से निर्माण में दशक लग जाते हैं।
हम अक्सर इन घटनाओं को अतीत की त्रासदियों के रूप में देखते हैं, लेकिन वैश्विक कर्ज अब पहले से कहीं अधिक है। ब्याज लागत फट रही है, राजकोषीय घाटे चौड़े हो रहे हैं, केंद्रीय बैंक महंगाई और डिफॉल्ट के बीच फंसे हुए हैं। इतिहास दिखाता है कि ये कहानी कैसे समाप्त होती है। सवाल ये नहीं है कि क्या फ्यूज बारूद तक पहुंचेगी, बल्कि ये है कि कब। महामहंगाई स्वयं की घोषणा नहीं करता, ये नीति के वेश में रेंगता आता है। सरकारें ये कहकर शुरू करती हैं कि वे मांग को उत्तेजित कर रही हैं, विकास का समर्थन कर रही हैं या राहत प्रदान कर रही हैं। नए कार्यक्रम शुरू होते ही जनता जयकार करती है, कर्ज बढ़ता है, लेकिन ब्याज दरें कम रहती हैं। केंद्रीय बैंक सभी को आश्वस्त करते हैं कि महंगाई क्षणिक है, और क्योंकि प्रारंभिक चरण अच्छा लगता है, अधिक खर्च, आसान कर्ज, उछलते बाजार, कोई शिकायत नहीं करता। लेकिन जैसा कि इतिहास दिखाता है, ये प्रारंभिक आराम आग्नेयास्त्र से पहले की शांति है। एक बार राज्य कर्ज पर आधारित खर्च का आदी हो जाता है, हर मंदी और अधिक प्रोत्साहन की मांग करती है, हर संकट और अधिक खैरात की मांग करता है। प्रिंटिंग प्रेस एक राजनीतिक ड्रग बन जाता है, और कोई नेता वो बनना नहीं चाहता जो आपूर्ति काटे। इसी तरह मौद्रिक नीति मौद्रिक निर्भरता में बदल जाती है, और जब वो निर्भरता एक झटके से मिलती है, युद्ध, आपूर्ति व्यवधान या ध्वस्त होता विश्वास, पूरा सिस्टम प्रज्वलित हो जाता है। आइए वायमार जर्मनी पर करीब से नजर डालें। सबसे प्रतिष्ठित उदाहरणों में से एक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों को भारी मुआवजे का कर्ज था, जिसे वो कभी सोने या विदेशी मुद्रा में चुका नहीं सकता था। इसलिए उसने विदेशी मुद्रा खरीदने और अपने बिल चुकाने के लिए मार्क छापना शुरू कर दिया। प्रिंटिंग का हर दौर मार्क को और कमजोर करता गया, जिससे आयात और महंगे होते गए, जिसके लिए और भी अधिक पैसे की छपाई की आवश्यकता पड़ी। ये एक दुष्चक्र था। 1930 तक एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 4 खरब 200 अरब मार्क थी। श्रमिकों को दिन में 2 बार भुगतान किया जाता था, क्योंकि उनकी मजदूरी सुबह और शाम के बीच मूल्य खो देती थी। लोग पैसे ले जाने के लिए व्हीलबेरों का उपयोग करते थे, बच्चे बैंकनोट से पतंग बनाते थे। लेकिन जो अक्सर याद किया जाता है वो ये है कि ये पतन कितनी अचानक हुआ। 1922 की शुरुआत में महंगाई खराब थी, लेकिन मैनेजेबल। 1923 के मध्य तक मार्क बेकार हो गया। एक बार जनता का विश्वास खो गया, घटनाएं किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर तेज हो गई। ये डरावनी सच्चाई है। महामहंगाई लिनियर रूप से नहीं बनता, ये एक्सपोनेंशियल रूप से फूटता है। अब 1990 के दशक में यूगोस्लाविया को देखें। जब देश टूटा, उसकी केंद्र सरकार ने टैक्साई खो दी, लेकिन युद्ध और सामाजिक कार्यक्रमों को वित्त देने के लिए खर्च करना जारी रखा। कोई विदेशी ऋणदाता न बचा, तो उसने पैसा छापा। जनवरी 1994 में महंगाई 13 करोड़ प्रतिशत हो गई। वेतन बैंक तक पहुंचने से पहले बेकार हो जाते थे। पेंशन भोगी भूखे मरते रहे, क्योंकि उनकी जीवन भर की बचत वाष्पित हो गई। देश ने आखिरकार अपनी मुद्रा बदल दी, लेकिन विश्वास सरकार में और एक दूसरे में जाता रहा। महामहंगाई ने सिर्फ अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं किया, इसने राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया। यही महामहंगाई को इतना खतरनाक बनाता है। ये केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, ये साझा विश्वास का पतन है। जब नागरिक मुद्रा पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, तो वे उन संस्थाओं पर भी विश्वास करना बंद कर देते हैं जो इसे जारी करती हैं। कानून, कॉन्ट्रैक्ट और वादे सभी अर्थहीन हो जाते हैं। महंगाई अपने मूल में एक विश्वासघात है, प्रिंटिंग प्रेस को नियंत्रित करने वालों द्वारा एक धीमी, अदृश्य चोरी। आधुनिक नेता ये मानना पसंद करते हैं कि ये यहाँ नहीं हो सकता। वे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं, गहरे बाजारों और उन्नत वित्तीय प्रणालियों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन कर्ज होता है, और गणित को राजनीति की परवाह नहीं होती। जब कुल देनदारियां उत्पादकता से तेजी से बढ़ती हैं, तो कुछ तो देना ही पड़ता है। सरकारों के पास केवल 3 विकल्प होते हैं: डिफॉल्ट, ईमानदारी से मान ले कि वे चुका नहीं सकती; कठोरता, खर्च काटे और मतदाताओं को नाराज करें; महंगाई, सस्ते पैसे से चुकाएं। और चूंकि महंगाई को राजनीतिक रूप से छिपाना आसान होता है, ये कम से कम प्रतिरोध का मार्ग बन जाता है। इसीलिए अधिकांश राष्ट्र जब फंसते हैं, इसका चयन करते हैं, भले ही वे इसे जोर से न कहें। महंगाई बस एक चुपके से डिफॉल्ट है। आज वैश्विक कर्ज जीडीपी के 350% से अधिक खड़ा है। हर प्रमुख केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व, ईसीबी, बैंक ऑफ जापान ने दशकों तक सरकारी घाटों का मुद्रीकरण किया है। वे दावा करते हैं कि वे महंगाई अपेक्षाओं का प्रबंधन कर रहे हैं,
लेकिन वास्तव में वे जिसका प्रबंधन कर रहे हैं वो विश्वास है, क्योंकि एक बार लोगों को ये विश्वास होना बंद हो जाता है कि केंद्रीय बैंक मूल्य बनाए रख सकते हैं, तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्राएं भी उतनी ही तेजी से बिखर सकती हैं जितनी वायमार या जिम्बाब्वे की। यहाँ तक कि हल्की महंगाई भी विश्वास को कम करती है। जब कीमतें 10% बढ़ती हैं लेकिन मजदूरी केवल 5%, तो वास्तविक जीवन स्तर गिरता है। जब आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पहुंच से बाहर हो जाते हैं, नागरिकों को शक होने लगता है कि सिस्टम में धांधली है, और वे सही हैं। सिस्टम उन्हें पुरस्कृत करता है जो पैसे छापने वाले के सबसे करीब होते हैं, बैंक, संपत्ति धारक और सरकार, जबकि बचतकर्ताओं और श्रमिकों को दंडित करता है। अर्थशास्त्री इसे कैंटिलोने इफेक्ट कहते हैं। नए पैसे के पहले प्राप्तकर्ता लाभान्वित होते हैं, जबकि बाकी सभी बाद में उच्च कीमतों के माध्यम से भुगतान करते हैं। समय के साथ ये गतिशीलता रोष पैदा करती है। लोग विकल्प तलाशने लगते हैं, सोना, रियल एस्टेट, बिटकॉइन, विदेशी मुद्रा। एक बार ये समानांतर प्रणालियां पर्याप्त रूप से बड़ी हो जाती हैं, वे मौद्रिक निकास की शुरुआत का संकेत देती हैं। तभी महंगाई अपरिवर्तनीय हो जाती है। तो एंड गेम क्या है? महामहंगाई शायद ही कभी शांतिपूर्वक समाप्त होता है। ये मुद्रा पतन, राजनीतिक उथल पुथल या शासन परिवर्तन के साथ समाप्त होता है। नई मुद्रा पेश की जानी चाहिए, आमतौर पर किसी वास्तविक चीज से जुड़ी, जैसे सोना या विदेशी रिजर्व। विश्वास को शून्य से फिर से बनाना पड़ता है। ये एक पीढ़ी ले सकता है, लेकिन यहाँ है सत्य की भयावहता। हर माह महंगाई एक दर्पण है। ये उस नैतिक और राजकोषीय क्षय को दर्शाता है जो बहुत पहले आ चुका था। प्रिंटिंग प्रेस भ्रष्टाचार का कारण नहीं बनता, ये उसे प्रकट करता है। जब राष्ट्र कठिन विकल्पों के बजाय आसान पैसे का चयन करते हैं, तो वे अल्पकालिक आराम के लिए दीर्घकालिक विनाश की अदला बदली करते हैं। और अभी पूरी दुनिया में हम फिर से वही घटक बनते देख रहे हैं, अनियंत्रित घाटे, राजनीति से फंसे केंद्रीय बैंक और बढ़ती कीमतों के साथ धैर्य खोती आबादी। अतीत के सबक राख में लिखे हैं। एकमात्र सवाल ये है कि क्या हम उन्हें समय पर पढ़ेंगे या उन्हें दोहराएंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।